हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लेक्चर नंबर 12 जो है कम्प्लीटली देखा होगा। ओके, उसमें हम लोग जो है oogenesis के बारे में पढ़े थे, राइट। और ये लेक्चर में मैं वहाँ से आगे आज जो है स्पर्म कैपेसिटेशन के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जो है सीखेंगे। और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विगत सालों में जो है नीट वगैरह जो भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है वहाँ से आता रहा है कैपेसिटेशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में पूरा। इसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम लोग जो है लगभग आधा से अधिक सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपके लिए है पल्स वैल्यू क्लासेस नाउ बिकम्स पल्स क्लासेस एनसीईआरटी मास्टर माई सेल्फ। और आगे देखते हैं क्या है आपके लिए, ये मनोज कुमार, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है फुल्ली एनसीईआरटी बायोलॉजी लेक्चर अभी दिया जा रहा है, और जो क्या है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पर बेस्ड लेक्चर है, ठीक है। और ये टेस्ट का क्वेश्चंस आप जो है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देखेंगे, तो लिंक हमारा खुला हुआ है। आप कभी भी लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और टेस्ट सबमिट कीजिए, आपका स्कोर आपको दिखेगा। मज़ेदार चीज़ है जी। ओके, आप टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा कि आप लेक्चर आपने कितना देखा, कितना समझा, उसी का तो है वो मिरर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला जो अपना है, मैं पिछले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस किया था। अब बताइए कौन सा यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, एक जगह पर क्या फिल करेंगे, आप याद कीजिए। आप क्या यहाँ पर रख सकते हैं जिससे क्या कि आपका ये आंसर बन जाए। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन था, याद कीजिए। आप इसको अपने से फिलअप करेंगे, ठीक है। मेरे समझ से यहाँ था प्रोलैक्टिन, था ना। आप प्रोलैक्टिन। यहाँ मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन्स था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ था। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता चुके थे कि ये ग्लैंड के ऊपर जो है कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का, राइट। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दो भाग है, और एंटेरियर और पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कुछ अलग हार्मोन्स का कम्बिनेशन है जो निकलता है, और एंटेरियर से कुछ अलग है। आगे पढ़ाएंगे, 11th में हम लोग पढ़े भी थे। तो एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है जो यहाँ काम करता है मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजैकुलेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आप इसको भरना है। मेरे समझ से इस हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन। ये वाला भी हम लोग स्लाइड्स देख चुके थे। इसमें भी आप इस तरह का फिल करने के लिए क्वेश्चंस नीट में आता है या फिर 12th के एग्ज़ाम में आ सकता है। अब यहाँ पर ये क्या है, याद कीजिए। ये ब्लड वेसल्स था, फिर ये क्या, ये प्रिमोर्डियल फॉलिकुलर सेल था, ये क्या था प्राइमरी, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था ओवम, ये क्या बना था कॉर्पस लुटियम। ये आपके लिए है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से ड्रॉ कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये भी हम लोग देख चुके थे, oogenesis पढ़े थे। ये ओगोनियम सेल था जो डिप्लॉयड नेचर का होता है। इसे माइटोसिस हुआ, ये अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाइए, ये नंबर क्या है ये आपको भरना है, ये बी नंबर क्या है आपको भरना है, ये सी क्या है, ये डी क्या है, इसके जगह पर देंगे। और यदि oogenesis का आपने लेक्चर देखा है तो ये आप आराम से भर सकते हैं। और अभी नई दिक्कत हो रही है तो आप जा कर के फिर से लेक्चर 12 नंबर देखिए। चलिए यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया, और इधर ये ओगोनिया, oogenesis। ये हम लोग देख चुके थे पहले, यहाँ देख चुके थे। दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये स्पर्मेटोगोनिया का सेल डिवाइड किया फाइनली तो 4 स्पर्म में बना, या 4 स्पर्मेटोजोआ बना, है ना, स्पर्मेटोजोआ।
ये 4 स्पर्मेटोजोआ, ये इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो एक बार यदि स्पर्मेटोगोनियम सेल पार्टिसिपेट किया तो टोटल रिजल्ट क्या हुआ, 4 स्पर्म बना, राइट है जी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ओगोनियम सेल्स है इसमें मियोसिस स्टार्ट हुआ तो फाइनली रिजल्टेंट एक ही बना है ना। ये जो बना है ये सेकेंड पोलर बॉडी और ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये क्या है, डिजनरेट कर जाता, तो फंक्शनल एक ही है। तो जो बेसिक डिफरेंस है हम लोग उधर पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 12 में, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, oogenesis का प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या है ये पढ़ चुके थे, आप वहाँ से कंटेक्ट कर सकते हैं या ब्रीफली हम बता दे रहे हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, oogenesis फीमेल में, वन डिफरेंस। ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आफ्टर पुबर्टी, इसमें क्या है सर्टेन एज तक होगा, 45 to 50 ईयर्स सीज हो जाती है फीमेल। दूसरा, यहाँ एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से क्या होगा, 4 फंक्शनल स्पर्म बनेगा। यहाँ क्या है, ओगोनियम सेल से 1 ही ओवम बनेगा, राइट है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ डिफरेंसेस है। तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता, oogenesis प्रोसेस में होता है पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, राइट है। और ये क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ हैप्लॉइड बोलेंगे कहाँ डिप्लॉइड बोलेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए ओगोनिया सेल डिप्लॉइड है, ये क्या है, ये डिप्लॉइड सेल है, और ये क्या है, ये हैप्लॉइड है ना। सेकेंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड ही होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी उस साइड भी हैप्लॉइड होता है। बताए थे सेकेंडरी उस साइड स्टेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर स्पर्म का इन्फ्लुएंस होगा तो इसमें फिर क्या होगा, ये कंप्लीट मियोसिस होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो ये ओवम बनेगा और ये सेकंड पोलर बॉडी ये डिजनरेट करेगा और इसके साथ इसका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फिर जाइगोट बनेगा आगे, राइट। तो देखिए इधर ये ओगोनिया माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ये 2 सेल बना है ना, ये क्या कहलाया, प्राइमरी oocyte कहलाया। प्राइमरी oocyte मतलब इस फिर से डिवीजन हुआ, ये प्राइमरी oocyte है ये। और इसमें क्या हुआ, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ठीक है। इसके बाद फिर जो है बर्थ के बाद प्रोसेस आगे बढ़ा, क्लियर है। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आगे बढ़िए, करा oogenesis कंसिस्ट ऑफ द 3 फेजेज, 3 फेज है, कौन कौन सा, मल्टीप्लेक्शन का फेज है, ग्रोथ फेज है, मैचुरेशन फेज है, राइट जी। ये 3 फेज के अंदर हम लोग oogenesis को पढ़ेंगे, एक एक करके थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। मैचुरेशन फेज देखिए क्या है, मियोसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब प्राइमरी oocyte कंप्लीट विद इन टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर ही मियोसिस 1 का प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम लोग देख चुके थे कि फीमेल के ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ फॉलिकुलर या कपल ऑफ मिलियंस लिखा है आपका एनसीईआरटी हो चुका है। आफ्टर बर्थ क्या हुआ, वो डिजनरेट करते करते 60 to 80,000 बचता है और उसमें जो है मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो जब वो अपने माँ के गर्भ में थी तभी मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ओके। तो मियोसिस फर्स्ट का स्टेप जो है वो टर्सरी फॉलिकुलर स्टेज आते आते क्या होता है, कंप्लीट होता है। करा प्राइमरी oocyte गिव्स राइज टू सेकेंडरी oocyte, अभी देखे थे उधर पीछे वाला में, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte मिलता है और सेकेंडरी oocytes कंप्लीटेड मियोसिस सेकेंड एंड गिव राइज टू लार्ज ओटिड सेल्स एंड ए स्मॉल पोलर बॉडी। देख लीजिए पिछले स्लाइड को, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ओह सॉरी इस नंबर स्लाइड में है ना, यहाँ से पता चल रहा है आपको। ये सेकेंडरी से क्या हुआ, ये टर्सरी या ग्राफियन बोले थे, और ये क्या है यहाँ पर मियोसिस 1 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और जो है सेकेंडरी oocytes completed meiosis second and give rise to large otid cell and a small polar body। करा otid cell grow into functional ovum, otid को ही फंक्शनल ओवम जो हैप्लॉइड नेचर का है, और करा ओवम इज द फीमेल गैमेट
इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन ह्यूमन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फीमेल के केस में ओवम रिलीज होता है किस स्टेज में, ओवरी से जो बाहर आता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। करा मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब यूजुअली आफ्टर द स्पर्म हैज इंटर्ड द सेकेंडरी oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए इधर मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल नॉन एज ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल, मैचुरेशन नहीं, मैच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफिन फॉलिकल्स बोलते हैं। आफ्टर टर्सरी फॉलिकुलर स्टेज के बाद करा जोना पेलुसिडा, इंपॉर्टेंट है ये, सराउंड्स द सेकेंड oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte को जोना पेलुसिडा कवर करता है। ये देखिए इस स्टेज में जो है ओवुलेशन हुआ, ठीक है, सेकेंडरी oocyte स्टेज बोलते हैं। तो ये जोना पेलुसिडा का लेयर, ये अंदर में क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर से क्या है जोना पेलुसिडा है। ये न्यूक्लियस हुआ, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, और ये साइटोप्लाज्म है, और ये फॉलिकुलर सेल इसको सराउंड किए हुआ है। ऐसे में से कुछ सेल क्या कहलाया, कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना वर्ड है क्राउन से आया है। क्राउन मतलब होता है ना राजा महाराजा पहने रहता है क्राउन, तो चारों साइड से कवर किए हुआ कोरोना रेडिएटा। देखिए यहाँ से और भी क्लियर हो रहा है डायग्राम में, ठीक है। कोरोना रेडिएटा, फॉलिकुलर सेल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा। तो ये मेम्ब्रेन आपको ध्यान रखना है, जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन क्या करता है, सेकेंडरी oocyte को कवर किया रहता है। ये डायग्राम बनाने के लिए पूछता है 12th के एग्जाम में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने पेपर पर। देखिए यहाँ पर क्या है, स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेशन के बारे में। ये पूरा प्रोसेस जो है कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इधर क्या है, ये जो है हम बनाए हैं, ये समझ लीजिए कि ये एग है, ये एग है, तो इसका अलग अलग मेम्ब्रेन है ना, अलग अलग मेम्ब्रेन है, ये अलग अलग मेम्ब्रेन है। तो ये वाला मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाला मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा कर रहे हैं, और ये वाला मेम्ब्रेन क्यूमुलस लेयर बोलते हैं, आउटर सरफेस है, कोरोना रेडिएटा वगैरह की वजह से बना है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्पर्म मान लीजिए कि ये आया, स्पर्म आया, तो इसी को इंडिकेट करने के लिए ये दिखा रहे थे। इस थिकनेस को बड़ा कर दीजिए, इस यहाँ से यहाँ तक के थिकनेस को इनलार्ज कर दीजिए, तो ये वाला पोर्शन ये हो गया, ये वाला बीडर वाला ये हो गया, ये वाला पोर्शन ये हो गया, राइट जी। देखिए इधर कर स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्पर्म का एक्टिवेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आने के बाद। स्पर्म एक्टिवेशन के लिए हम लोग टर्म देंगे कैपेसिटेशन, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये फ्लैजिलम, न्यूक्लियस, एक्रोजोम, ये क्या है क्यूमुलस लेयर के ऊपर जो कोरोना रेडिएटा वगैरह के वजह से बना है, उसके ऊपर क्या किया, स्पर्म बाइंड जोना पेलुसिडा, मतलब ये पहले वाले लेयर को ये पेनिट्रेट किया, इसके बाद स्पर्म का हेड जो है जोना पेलुसिडा के लेयर से टकराता है, पैर्चिंग हुआ एक तरह से, एक्रोजोमल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए जोना पेलुसिडा रीजन से ये रिएक्शन कर रहा है, और क्या है स्पर्म लाइज होल इन द जोना, क्या किया यहाँ पर होल बना दिया, अंदर घुस गया जोना पेलुसिडा के अंदर से, और क्या है स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन फ्यूज, और ये क्या हुआ जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए एग के अंदर चला गया, और वहाँ पर क्या हुआ फ्यूजन हुआ। ये प्रोसेस को हम लोग समझेंगे आगे। कर स्पर्म कैपेसिटेशन रिफर्स टू, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कर स्पर्म कैपेसिटेशन रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंज इन स्पर्मेटोजोआ must undergo in order to have the ability to penetrate and fertilize an egg। ये जो स्पर्म ह्यूमन बॉडी के से निकलता है वो अभी फुल्ली एक्टिव स्पर्म नहीं है, वो जो ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाता है वहाँ पर उस स्पर्म में कुछ चेंजेज आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं। वो चेंज जो है उस स्पर्म को कैपेबल बनाता है फर्टिलाइजेशन में भाग लेने के लिए। क्या क्या चेंजेज आता है
जो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, इसी चेंज के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कैपेसिटेशन, राइट। आगे देखेंगे, देखिए स्पर्म कैपेसिटेशन रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेज, किस में, स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में, मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड फर्टिलाइज एन एग। ठीक है, बिना कैपेसिटेशन में गए हुए स्पर्म एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है और एग को फर्टिलाइज भी नहीं कर सकता है। दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय कोलिन रसेल ऑस्टिन। द स्पर्म मस्ट नीड टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हैव द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द एग। ये पूछता है, ये जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है ये कहाँ कंप्लीट होता है, तो हम लोग बोलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ, तो उनके यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट, ध्यान रखिएगा, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोलते हैं। ये देखिए, ये एपिडाइमल स्पर्म है, जो एपिडाइमिस के अंदर स्पर्म पड़ा हुआ है तो इस तरह का स्पर्म होता है, इनएक्टिव स्पर्म होता है उस समय। अब सेमिनल प्लाज्मा मिला, सेमिनल वेजिकल्स का सेक्रेशन से ये दोनों मिल गया तो स्पर्म जो है इजैकुलेटेड स्पर्म बोलते हैं, इस टाइप का दिखेगा। और यदि ये फीमेल ट्रैक के अंदर चला गया, वेजिनल ट्रैक के अंदर इंसर्ट हो गया, अब यूट्रस में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये देखते हैं, ये जो कवरिंग है, मास्किंग इफेक्ट किया हुआ है, ये जो स्पर्म को इनएक्टिव करके रखे हुआ है। इनएक्टिव मतलब ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेगा फिलहाल, मोमेंट भी इसका थोड़ा कम होगा, लेकिन जो ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म इन होता है, ये जो मास्किंग इफेक्ट है, जो कवर है, ये ख़त्म हो गया। अब ये हो गया कैपेसिटेड स्पर्म। अब ये स्पर्म में कैपेसिटी आ गया कि ये पेनिट्रेट करेगा एग के अंदर और क्या है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। ठीक है, तो एपिडाइमल मतलब एपिडाइमिस के अंदर जब स्पर्म है तो वो क्या है, इसका हेड सराउंडेड है सम ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है, जो उसको इनएक्टिव करके रखा हुआ, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को हटाना होता है। जब हट गया वो हटेगा कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, और कहीं नहीं हटेगा। वहाँ पर कुछ केमिकल्स चेंजेज है, केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से क्या है, या उसको उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, तो वो कवर हट गया। अब उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेड, और वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। देखिए इधर ये स्पर्म सेल है, हेड है, इसके ऊपर देख रहे हैं कवर, पूरे स्पर्म पर कवर किया हुआ है ना, कोलेस्ट्रॉल कोटिंग किया हुआ, कोलेस्ट्रॉल कोटिंग है ये स्पर्म के ऊपर, इसी को हटाना हुआ रहता है। ठीक है, नेचुरल कंसेप्शंस लुब्रिकेशन। अब क्या हुआ कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गया तो इसके ऊपर लुब्रिकेशन हुआ, कुछ चीज़ जो है उसके बॉडी का फ्लूइड जो है इसके ऊपर कवर करता है। अब ये क्या करता है, इसको हटा देता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल का कोटिंग है उसको हटा दिया। अब जो है ये इस रूप में आपको स्पर्म मिलेगा। अब क्या है, स्पर्म में मोटिलिटी बढ़ जाएगा, हल्का हो गया स्पर्म एक तरह से। करा इवेंट ऑफ कैपेसिएशन कंसिस्टेड ऑफ द अनमास्किंग, है ना, unmasking receptors on the sperm itself, rendering it capable of reacting to the environment of the female genital tract। ठीक है, जो मास्किंग इफेक्ट है उसको अनमास्किंग किया जाता है। मास्किंग जो मतलब उसको सप्रेस करके रखा हुआ है उसको अनमास्क करते हैं, ठीक है, कैपेसिटेशन के दौरान। करा द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन कंसिस्टेड ऑफ रिमूवल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन कोट, राइट है, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट ऑन द स्पर्म। स्पर्म के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट है उसका रिमूवल करते हैं। एंड फैसिलिटेशन ऑफ हाइपर एक्टिवेशन और इम्प्रूव्ड मोटिलिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाता है या इम्प्रूव्ड मोटिलिटी में चला आता है। समझने के लिए मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि स्पर्म क्या है, लदा हुआ है अलग अलग कवरिंग से, इनएक्टिव फेज में है। जब मेल के बॉडी से इजैकुलेट हुआ उस समय जो ही फीमेल बॉडी में जाता है, वो जो कवरिंग है उसका वो ब्रेक डाउन होता है। वो कवरिंग किसका है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का है, या कोलेस्ट्रॉल भी उसके साथ है। वो वहाँ से हट गया। अब क्या हुआ, एक तरह से अनमास्क हो गया। पहले मास्क पहने हुआ था, कवर था, पहनते ना मास्क कोरोना वायरस में, तो मास्क कवर किया हुआ था, उसको हटा दिया गया, स्पर्म के बॉडी से उसको हटा दिया गया। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अगर स्पर्म
कैन नॉट फर्टिलाइज oocytes व्हेन दे आर न्यूली इजैकुलेटेड। अभी जस्ट जो है इजैकुलेट हुआ है तो वो स्पर्म जो है उस साइड को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें कैपेसिटेशन ना हो जाए। द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन टेक्स 5 to 7 आवर, 5 से 7 घंटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म को रहना पड़ेगा, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। कैपेसिटेटेड स्पर्म आर मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव होता है, ये कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। लोकेशन कहाँ होगा कैपेसिटेशन? द कैपेसिटेशन अक्यर्स इन द यूट्रस, ये यूट्रस में होगा, इम्पोर्टेंट है। कहाँ होगा? ओविडक्ट के अंदर होगा, फैलोपियन ट्यूब। एंड इज फैसिलिटेटेड बाय सबस्टांस ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है वेजिना, वहाँ के सबस्टांस से ये इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वेजिनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो केमिकल सबस्टांस है उसके द्वारा ये किया जाएगा। द एक्रोजोमल रिएक्शंस कैन नॉट अक्योर्स अनटिल कैपेसिटेशन हैज़ अक्योर्ड। ये जो एक्रोजोम का जो काम है, अलग अलग लेयर जो एग के सेकेंडरी साइड्स के ऊपर जो कवर किया हुआ है उसके ऊपर वो तभी काम करेगा, कौन? एक्रोजोम स्पर्म का, जब वो अनमास्क हो जाएगा या स्पर्म कैपेसिटेशन में भाग ले लेगा। इसके बाद स्पर्म सेल नीड टू अनकवर रिसेप्टर्स, देख रहे हैं, अनकवर रिसेप्टर्स दैट मे रिकॉग्नाइज द केमिकल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इन टर्न इनिशिएट चेंज इन बोथ मोटिलिटी इन द स्पर्म ऑफ हाइपर एक्टिवेशन एज वेल एज द मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन्वॉल्व इन द एक्रोजोम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैपेसिटेशन इज द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म, पूछ देगा सिंपल सा, क्या बोलेंगे कैपेसिटेशन क्या है? तो बोलते हैं हम लोग फंक्शनल मैचुरेशन है, ठीक है, ऑफ द स्पर्मेटोजोवा। नॉन मैमेलियन स्पर्मेटोजोवा डू नॉट रिक्वायर दिस कैपेसिटेशन स्टेप्स एंड आर रेडी टू फर्टिलाइज ऑन oocyte इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द मेल। मैमेल में तो मैमेलियन स्पर्म को कैपेसिटेशन में जाना ही जाना है, लेकिन नॉन मैमेलियन जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब मैमेल नहीं है, उसके स्पर्म में ये कैपेसिटेशन का ज़रूरत नहीं है, उनका स्पर्म डायरेक्ट फर्टिलाइज करता है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। कैपेसिटेशन है 2 स्टेप्स या 2 इफेक्ट होता है। पहला क्या है? डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द एक्रोजोमल स्पर्म हेड, जो स्पर्म हेड जो स्टेबलाइज है उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, विच अलाउ इट टू पेनिट्रेट आउटर लेयर ऑफ द एग, राइट। और केमिकल चेंज इन द टेल दैट अलाउ ग्रेटर मोटिलिटी इन द स्पर्म। तो कैपेसिटेशन में 2 इवेंट। पहला इवेंट क्या है? जो मास्किंग इफेक्ट है उसको हटा दिया गया, इससे क्या हुआ? स्पर्म में जो है कैपेसिटी जनरेट हो गया कि वो अब पेनिट्रेट कर सकता है आउटर लेयर ऑफ एग को। और दूसरा क्या है? केमिकल चेंज इन द टेल रीजन में वो क्या होता है? कुछ केमिकल चेंज लाता है, जिससे क्या होता है? उसका मोटिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग, देखिए इस तरह से, ये देखिए एपिडाइमल यहाँ कवरिंग किया हुआ है, मास्क किया हुआ है इजैकुलेटेड में, ठीक है, थोड़ा सा जो अभी भी मास्किंग है, और ये क्या हुआ? मास्क खत्म हो गया, कैपेसिटेटेड बोलते हैं। चलिए ये देखिए स्पर्म टेल चेंज आफ्टर कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के बाद क्या है? स्पर्म टेल मूवमेंट बदल जाता है। अभी देखिए स्पर्म जो ये एक ही फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला नहीं है, एक ही है, लेकिन क्या है अभी इस पोजीशन पर अभी यहाँ चला गया, तो इसी को दिखाने के लिए तो क्या है? स्पर्म का फ्लैजिला थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, और जो ही कैपेसिटेशन होगा इस तरह से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। इस तरह से करेगा तो क्या होगा? फास्ट मूवमेंट हो जाएगा स्पर्म का, राइट। तो ये चेंज लाता है। नो चेंज इन स्पर्म मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी चेंज, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाता है स्पर्म आफ्टर कैपेसिटेशन। देखिए स्पर्म एक्वायर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एग थ्रू दिस प्रोसेस। क्या क्या होता है स्पर्म कैपेसिटेशन के बाद? क्या होता है? द स्पर्म एक्वायर एबिलिटी, स्पर्म के पास जो है वो क्षमता आ जाता है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। अक्योर्स वाइल माइग्रेशन थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये कहाँ होता है? तो जब स्पर्म माइग्रेट करता है मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में, कहाँ पर? थ्रू रिप्रोडक्टिव
ट्रैक के थ्रू, तो उसी दौरान होगा कैपेसिटेशन। प्रोसेस इस स्पर्म इन्वॉल्व, क्या क्या प्रोसेस होता है? कोलेस्ट्रॉल विड्रॉल होता है, जो कवरिंग है कोलेस्ट्रॉल का, है ना, कवरिंग, कोलेस्ट्रॉल का कवरिंग है वो विड्रॉ होता है। सरफेस प्रोटीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, जो सरफेस प्रोटीन है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर से होता है। कैल्शियम इनफ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा चुका है, एम्स एग्जाम में पूछा गया था। कैल्शियम का इन्फ्लक्सिंग होता है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखे थे मसल्स कंट्रैक्शन में कैल्शियम का यूज होता है। कैल्शियम का कमी होगा तो मसल कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आता है, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्सिंग होता है, और इससे क्या होता है, उसका मोटिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीजेज मोटिलिटी, वी प्लेसिंग कहते हैं, एकदम लहराते लगता है इसका फ्लैजिला। कैपेसिटेटेड स्पर्म पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा, देख रहे थे जो कुमुलस लेयर बोले थे, कोरोना रेडिएटा। कंटैक्ट द कह रहा है कि कंटैक्ट द जोना पेलुसिडा एंड अंडरगो द एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है वो पहले जो बाहर से कवरिंग है कोरोना रेडिएटा उसको पेनिट्रेट करता है, राइट। इसके बाद जो है वो एग के अंदर जाएगा, एग के जाने से पहले जो एक और लेयर है जोना पेलुसिडा उसको पेनिट्रेट करेगा, और फिर जा कर के वो एक्रोजोमल रिएक्शन वहाँ पर कंप्लीट होगा, राइट। चलिए, ओजेनेसिस, ये मैं आपके रिमाइंड करने के लिए मैं फिर से लाया हूँ। ओगोनियम सेल डिप्लॉयड है, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बनेगा, बहुत सारा जो सेल्स बना उसमें से किसी एक को बोलेंगे प्राइमरी oocyte, इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है। ये बिफोर बर्थ, यहाँ पर जो है मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोफेज 1 में जाकर के अरेस्ट होगा। याद किए थे, आपको बोले थे याद करके रखिएगा। तो वो कौन सा स्टेज है? तो लेप्टोटीन जाइगोटीन डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के क्या होता है, यहाँ पर अरेस्ट होता है। कौन सा स्टेज में? तो ये डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो भी डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है। अब क्या है, इसमें जन्म हुआ, फीमेल जो है पुबर्टी एज को गेन की, अब मियोसिस फिर क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया, स्टार्ट हो गया फिर से, मतलब जो अरेस्टेड फॉर्म था उससे आगे स्टार्ट हुआ। अब उसमें कंप्लीट हुआ ये, ठीक है, ये 2 फर्स्ट पोलर बॉडी, और मियोसिस कंप्लीट हुआ 1 पूरा कंप्लीट हो गया, और ये सेकेंडरी oocyte, ये हैप्लॉयड नेचर का है ये, ठीक है। और अरेस्ट इन मियोसिस सेकेंड, अब ये फिर से अरेस्ट हो गया। अब जब ओवुलेशन होगा फीमेल में, तब जा कर के जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो ये सेकेंड पोलर बॉडी और फीमेल एग, जिसको ओवम बोले थे, वो बनेगा। क्लियर है? सही है? देखिए इधर, ये पोलर बॉडी और फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम लोग ओवम बोले थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना है, ये यहाँ तक था हम लोग का ये कैपेसिटेशन, राइट। अब आगे देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए क्या चीज़ है ये मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, या मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, तो ये बोलते हैं 28 डेज का होता है नॉर्मली, ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी फीमेल में कम भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल फीमेल है उसमें 28 डेज का है। ये जो दिखा रहे हैं ये इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है। इंडोमेट्रियम लाइनिंग आपको याद होगा, यूट्रस का जो 3 वाल्व था ना, जो अंदर वाला वाल्व था इंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, उसके बाहर पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम क्या है, ये कॉर्क स्क्रू लाइक दिख रहा है, ठीक है। ये इन ब्लड वेसल्स काफ़ी रिच फॉर्म में है, ये न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट एक तरह से प्रोवाइड हुआ है यहाँ पर। मतलब क्या है, यूट्रस का इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है, अपने आप को फुल्ली तैयार करके रखा है, यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। मेंस्ट्रुएशन होता ही है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसके वजह से। फर्टिलाइजेशन होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही जो बना है ना, जो फुल्ली ग्रोन इंडोमेट्रियल लाइनिंग है, इसी में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये टूट करके फीमेल के बॉडी से थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है बाहर आता है,
ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज नॉर्मली जो है 3 to 5 डेज का है, वो देखेंगे हम लोग आगे। इसमें जो है 2 तरह का हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक तरह से कंट्रोल करता है, जो एकदम साइमल्टेनियस चलेगा। एक है अपना पिट्यूटरी का, अपना मतलब फीमेल के पिट्यूटरी का, और दूसरा है उसमें ओवेरियन, ठीक है। तो ओवरी के अंदर भी चेंज आता है, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी चेंज आता है। तो वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला कौन कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व है, तो ये FSH, ठीक है, ये क्या है, FSH है, ये FSH और ये LH, 2 हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकला है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला है। इनका रोल है, ठीक है। और ओवरी से निकलने वाला 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन, तो टोटल 4 हार्मोन जो है ह्यूमन बीइंग के फीमेल में या मैमल के फीमेल में क्या है, आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए ओव्यूलेशन के दौरान क्या है, ये LH, ये देख रहे हैं, ये LH को इंडिकेट करने वाला है, ये LH, ठीक है। और ये हार्मोन क्या है, FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो 28 डेज का साइकिल है नॉर्मली, तो उसके मिड में मतलब 14वां दिन 14 डेज के दौरान क्या है, देखिए LH क्या है, सर्ज है, LH सर्ज बोलते हैं। LH का कंसंट्रेशन एकाएक हाई होता है, तो ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पर जो ओवेरियन हार्मोन है उसका किस तरह से ये चेंजेज आता है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल उस समय बढ़ा हुआ रहता है बॉडी में। तो फीमेल जो है थोड़ी सी जिस समय ओव्यूलेशन होता है उस समय जो है काउंटर मेल को रिसीव करने का उनका टेंडेंसी होता है ड्यू टू एस्ट्रोजन लेवल, ठीक है। और ये क्या है, धीरे धीरे फिर डाउन होता है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो हार्मोन्स में है, ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल करेंगे आगे। ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखा रहे हैं, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल करेंगे। ये ओवेरियन साइकिल, ओवरी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। लो एस्ट्रोजन एट द एंड ऑफ मेंस जब ये स्टार्ट हो गया है तो एस्ट्रोजन का लेवल उसमें क्या होता है, कम हो जाता है। ये पिट्यूटरी हार्मोन का दिखाया जा रहा है किस तरह से होता है, ये अलग अलग स्टेज है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें से क्या हुआ, ओवा निकल गया, ओवरी से ओवा निकल गया, LH सर्ज हुआ, LH की वजह से ओवरी से ओवा निकला है। ये जो रेमिनेंट पोर्शन है जिसको कॉर्पस लुटियम बोले थे, अगर यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये मेंटेन रह जाएगा, नहीं हुआ तो फिर क्या है, ये कॉर्पस अल्बिकस में बदलेगा। लुटियल फेज बोले उसको, ओवुलेटरी फेज, और ये फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल डेवलप करता है। ये सब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये देखिए फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेज आता है, तो ये देखिए यहाँ से थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, ये जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, ये फॉलिकुलर फेज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग डेवलप किया। फैलोपियन ट्यूब भी के अंदर का भी लाइनिंग जो है डेवलप करता है। ओवुलेशन फेज में क्या है कि ओवरी से ओवा निकल कर इधर आया, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और किसी वजह से अगर यदि वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये जो एग है वो रिलीज हो जाएगा और ये जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये ब्रेक डाउन होकर के इस होकर के बाहर आएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। देखिए इधर ल्यूटियल के बाद क्या है, ये मेंस्ट्रुअल फेज बोले, तो ल्यूटियल के बाद देखिए क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सब क्या होगा, डीजनरेटेड ओवा के साथ ये बाहर आएगा। तो ये अलग अलग स्टेज है, बस एक ऐसे नॉर्मल आपके लिए स्लाइड्स लेकर आए हैं, इसको डिटेल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए मैं आज के लेक्चर को मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, राइट। तब तक अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज़रूर बनाइए।
बाय।